सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। नाज़रीन, हमारी मुल्की सियासत में हर गुजरते दिन के साथ सरप्राइजेस मिलने का सिलसिला जारी है। पहले वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार के बतौर नायब वज़ीर आज़म तक़र्रुरी ने सबको हैरान कर दिया। फिर गुज़िश्ता रोज़ लीगी कायद नवाज शरीफ के एक और करीबी साथी और मुस्लिम लीग नून के देरीना रहनुमा राना सनाउल्लाह को इंतख़ाबात में शिकस्त के बावजूद वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सियासी अवामी उमूर मुक़र्रर किया जाना भी किसी सरप्राइज से कम नहीं। दूसरी जानिब जहां नई सियासी जमात बनाने के लिए सरगर्म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात ने खबरों का बाजार गर्म कर दिया है, वहीं ऐवान में सरप्राइज एंट्री लेने वाले मौलाना फजलुर रहमान की धुआंधार तकरीर के बाद PTI की JUI सरबराह से राब्ते और उनको एहतजाजी तहरीक में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत दिए जाने की बातें भी ज़बान ज़दे आम हैं। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि बानी PTI ने बातचीत का टास्क दिया है, कोई बातचीत किसी से छुप कर नहीं, सबके सामने होगी। अपने तजियाकारों से जानते हैं कि इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद राना सनाउल्लाह को हुकूमती ओहदा देना किस तरफ इशारा कर रहा है, और क्या अगर PTI और JUI एक हो गई तो मुस्तकबिल में इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवा दूँ अपने पैनलिस्ट का। हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद है नज़ीर लकारी साहब और हमारे साथ एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से मौजूद हैं और ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले रुख करते हैं नज़ीर लकारी साहब की तरफ और उनसे जानते हैं सर, ये हुकूमत और अपोजिशन कैसे कैसे सरप्राइजेस दे रही है। तो ये सिलसिला है जब अचानक वज़ीर आज़म मुल्क में नहीं थे और मियाँ नवाज शरीफ भी मुल्क में नहीं थे और गालिबन शायद वो भी कहीं बाहर थे जो नायब वज़ीर आज़म बनाए गए, तो ऐलान किया गया कि रात को 2-2:30 बजे ऐलान हुआ कि नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया है और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ। फिर अचानक ये हमने देखा कि राना सनाउल्लाह का नोटिफिकेशन जारी हो गया। मेरे ख्याल में चंद दिनों में खुर्रम दस्तगीर साहब का भी एक जारी हो जाएगा नोटिफिकेशन। इस तरह का कुछ जावेद लतीफ़ साहब के बारे में भी आ जाएगा, शायद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के बारे में आ जाएगा। परवेज़ रशीद साहब तो बहुत मसरूफ़ हैं क्योंकि वो तो वज़ीर आला के साथ सफ़र कर रहे हैं और वज़ीर आला जहाँ होती हैं वहाँ परवेज़ रशीद साहब भी होते हैं। तो वैसे अतालिक भी हैं, मुग़ल शहनशाहों के अतालिक हुआ करते थे। तो सियासी जो समझ बूझ है वो परवेज़ रशीद साहब की अता करता है, चूँकि वो इस मामले में ख़ास तरबियत याफ्ता थे, NSF के ज़माने के हमारे कामरेड दोस्त। तो उन्होंने मोहतरमा मरीम नवाज़ की तरबियत की है, तो अब वो उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन जो बाकी रह गए हैं या इलेक्शन में रह गए हैं या वजारतों से रह गए हैं, अभी उनकी बारी आएगी और फिर ये तासुर जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये तासुर वैलिड तौर पर जाएगा कि दोनों भाई जो हैं अब अलग अलग पेजेस पर हैं, उनके अलग अलग पेज बने हुए हैं। और ये कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत चले और मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद वो चाहते हैं कि वो अपनी हदूद में रहें और ऐसी हदूद जिनका तयन मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद करें। तो ये हो सकता है कि दोनों भाइयों के दरमियान ये मामला हो। अगरचे मैं हमेशा इस बात का रहा था, मेरा नुक्ता नज़र ये रहा है कि दोनों भाइयों में इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता है, लेकिन अब जो तासुर जा रहा है वो ये है कि जो करीबी साथी जो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, उन्हें एडजस्ट करने के मामले पर शायद दोनों भाई थोड़ा थोड़ा फासले पर एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं। ठीक है, तो तमाम साथी एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं और जितने भी करीबी साथी हैं, देखते हैं अब किसको वजारत मिलने का इम्कान है। एहतशामुल हक साहब, देखिए अफशीन, दो चीज़ बुनियादी तौर पे सामने आई है। दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह पे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अगरचे पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हुई, हुकूमत को ख़ुद PMLN को हुकूमत चलानी पड़ रही है और पार्टी के अंदर जो है ना जो मुश्किलात पेश आ रही हैं। और ये लगारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि दो डिफरेंट कैम है, शहबाज शरीफ साहब का अपना है, नवाज शरीफ साहब का अपना है। अभी जो सूरत हाल बनी है कि हमारा ख्याल था, आपका ख्याल था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद
ये मुल्क में जो हम देखते हैं अदम इस्तेकाम है, इसके बाद सियासी मंजरनामा बेहतर होगा, बदल जाएगा, लेकिन माज़रत के साथ सियासी मंजरनामा बदस्तूर जो है ना हमने देखे हैं धुंधा हुआ है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने जा रहा है। तो इस सूरत में देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब का काम फॉर द टाइम बिंग हम देख रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा परेशान था इलेक्शन होने के बाद, जिस तरीके से राउट हुआ पार्टी का, बंदे बड़े बड़े हार गए, अब उन्होंने कहा कि जी दो चीज़ें की जाएँ। एक तो भाई साहब को कहा जाए कि जी हमारी बातें मानी जाएँ, और वो ज़बरदस्ती दो बातें जो कहा जा रहा है मनवाएंगी, राना सनाउल्लाह को और अपने इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि SIFC में उनको लग रहा है कि बहुत सारे कंसर्न उनके भी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हर वो बात मानेंगे जो SIFC के फोरम पे होगी। ना सिर्फ वो मानेंगे बल्कि गंडापुर साहब भी जो है ना, जब भी SIFC की मीटिंग होती है, कोई मीटिंग उन्होंने आप देख लें उन्होंने ना नहीं कि हर मीटिंग में मौजूद थे, उन्हें भी पता है कि लिमिटेशन है। अब सवाल ये है कि जी ये मामला चल क्यों नहीं रहा। देखिए जो भी आप देखते हैं गवर्नमेंट के इन एक्शन नज़र आ रहा है आप उसके पार्ट पे, उसमें पीपल्स पार्टी साथ नहीं खड़ी हुई, और फिर इतनी मुश्किलात हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू क्या करें, सिवाय इसके कि दो अच्छे काम एक दो दिनों में हुए हैं। एक तो आज की बड़ी खबर कि जिस अंदाज से 5 लाख सिम्स जो है ना वो बंद कर रहे हैं नॉन फाइलर की, और इस तरह से क्लीन अप ऑपरेशन FBR में शुरू हुआ। अदरवाइज़ चीज़ें रुकी हुई हैं, इकॉनमी जो है ना जिस तरह टर्न अराउंड होनी चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें ठीक हुई हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला बना हुआ है, 2 सूबों में आग लगी है दहशतगर्दी की, कोई चीज़ हाथ में आनी आ रही। इन सारे मामले में नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उन्हें नहीं समझ आ रही कि कहा तो गया था कि आएंगे और आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो भी नहीं बने, अब क्या करना चाहिए। अब लेटेस्ट यही खबरें हैं कि ये 7 तारीख को अगले महीने इनकी जनरल कौंसिल की मीटिंग हो रही है PMLN की, जहाँ कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब सदर बनेंगे और साद रफ़ीक साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा, वो पार्टी को फाल किया जाएगा और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह के जो हमारे मामलात ख़राब हुए उनको बेहतर किया जाए। अब सवाल ये है कि जी ये जो 2 कैंप बन गए इसकी वजह से क्या देखिए, इस सारी हुकूमत को SIF ने संभाला हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने संभाला हुआ है, उन्हें सबको पता है कि इस वक्त इनकी मुश्किलात हैं। पीपल्स पार्टी ने मज़े ले लिए, उन्होंने सारे आइनी उहदे ले लिए, लेकिन वो जिसको कहना चाहिए कि वो ब्लेम अपने आप पे नहीं कोई लाना चाहते कि जी इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जो आपकी 16 माह की हुकूमत थी उन्होंने शायद बहुत कुछ सीख लिया था, इसलिए वो एक्टिवली इसके अंदर नहीं आ रहे। कुछ लोगों का ख्याल था सेकंड फेज़ में पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगी कैबिनेट को, अभी तक नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब की मुश्किल इस वक्त यह है कि उनको वो पिंडी वाले जो कहते हैं वही कर रहे होते हैं, जो भाई साहब कहते हैं उनकी बात नहीं मानी जाती। तो ये 2 फैसले जल्दी में किए गए, जिस तरीके से अपने इसहाक डार साहब को बनाया गया और इस तरीके से राना सनाउल्लाह को लाया गया सामने के जी, वो भी बहुत आपने देखा राना सनाउल्लाह, जवेद अजीज साहब मुसलसल हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भाई साहब से शिकायत की गई कि खुदा का वास्ते जो इन्होंने कहना है पार्टी के अंदर बैठ के करें, ये पब्लिक में क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त हुकूमत के लिए और ख़ास तौर पर PML के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है। ये हाउ द हेल दे कैन गेट अवे विद इट, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है जी। ठीक है शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आप बताइए इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो इत्तेशाम साहब कह रहे थे उससे इख्तलाफ किसी को नहीं है, चीज़ें इसी तरह चल रही हैं, हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। और ये स्लो ऐसा लगता है कि PM हाउस में सब पहले ये समझते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका असर कम हो गया है, उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने बंदे इन करके अपने लोगों को आगे ले जाकर, और ऐसा लगते हैं कि वो दोबारा उस पर PM हाउस पे ठीक ठाक अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहते हैं। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ अपने ही एक ओहदे तक रहेंगे। राना सनाउल्लाह बेचैन थे, नज़र आते थे राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, अब मुख्तलिफ TV उस पर टॉक शो पर जब उनको बुलाते थे उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आती थी बेताब हैं और वो चाहते हैं, और उनको एक उस कैंप में हैं और सब भी जानते हैं, और वो कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, और यही वजह है उनको रोल प्ले करने के लिए उनको दे दिया गया। अब आगे चलते हैं कि क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनके आने से या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बनने से क्या वो अनकंफर्टेबल होंगे, क्या चीज़ें जो हैं मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, ये डिपेंड करता है, वक्त के साथ साथ ये पता चलेगा जी। ठीक है, तो तमाम करीबी साथी नून लीग के मज़ीद इन लोगों को वज़ारतें मिलने का इम्कान है। ज़ाहिर शाह शराजी, आप कहेंगे इस हवाले से?
देखिए जी, मेरे ख्याल में तीनों मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों ने जो बात की है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं ज़रा से थोड़ा सा इख्तिलाफ भी करूँगा। मैं नहीं समझता कि शायद कोई मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे कोई प्रेशर है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को देखा जाए तो हुकूमत PMLN की है, नवाज़ की है, और शहबाज शरीफ साहब उसका एक हिस्सा है। राना सनाउल्लाह साहब भी उस पार्टी का एक हिस्सा हैं, साद रफ़ीक साहब भी उस पार्टी का हिस्सा हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हुकूमत के अंदर चले गए हैं और जो बाहर रह गए हैं, और हमारे यहाँ तो सियासतदानों का सिर्फ एक ही उड़ना बिछोना ये सियासत होती है। और सियासत की बड़ी वजह ये है कि देखिए, झंडे वाली गाड़ियाँ और मुफ्त के खाने पीने, मुफ्त के प्रोटोकॉल। अब वो तो देखिए, राना सनाउल्लाह हो या साद रफ़ीक हो, जब आप इन लोगों को हुकूमत से बाहर देखते हैं तो उनकी उठना बैठना देखें, उनकी मूवमेंट देखें, उनकी पोशाकें देखें, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक तो बात ये हुई। दूसरा, देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मेरे ख्याल में टैक्टफुली बड़ा शायद सबको डिसीव कर रही है, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से होशियारी से तमाम आईनी ओहदे ले चुकी है, PMLN की बी टीम शायद इतना एग्रेसिवली परफॉर्म नहीं कर रही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अंडर। इसलिए ये एक कोशिश की जा रही है कि शायद उनके तमाम जो ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस है उसको ज़रा पुशअप किया जाए और ज़रा एग्रेसिवली खेला जाए। अब ये लोग जो नए आएंगे वो एग्रेसिवली PMLN के स्टांस को लेकर चलेंगे। तीसरा जो मुझे नुक्ता नज़र आ रहा है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जाहिर बात है कि वो तहयात कायद हैं, अब दोबारा वो चेयरमैन बनना चाहते हैं, ये उनकी अपनी एक टैक्ट ज़रूर होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस वक्त भी मियाँ साहब की मर्जी के बगैर बहुत सारे मामलात होते हैं। हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि एहतशाम साहब ने कहा कि वही तमाम चीज़ें प्ले अप कर रही है और शायद कंट्रोल इनका है इनडायरेक्टली, जाहिर बात है सियासी जमातों ने हमेशा अपनी पोजीशन खोई है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है, वो तो सारी जिंदगी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ही हुकूमतें करते रहे और अब भी ऐसे ही है। एग्रेसिवली PMLN के स्टांस को लेकर चलेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं नॉन फाइलर्स की। नाजरीन, नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने के लिए FBR ने बड़ा फैसला कर लिया है। FBR ने 5,06,000 से ज़ायद टैक्स नादहिंदगान के मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने के लिए निशानदेही कर ली गई है, और PTA और तमाम टेलीकॉम कम्युनिकेशन को इन अफराद की मोबाइल फ़ोन सिम फौरी तौर पर ब्लॉक करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जबकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114B के मुताबिक जारी किए गए नोटिस के जवाब में टैक्स रिटर्न फाइल ना करने की सूरत में FBR को यूटिलिटी कनेक्शंस बशमूल बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता करने और मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल है। नॉन फाइलर्स टैक्स नादहिंदगान ऐसे अफराद हैं जिनकी आमदन टैक्स देने वालों की कैटेगरी में आती है, लेकिन उन्होंने टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए और उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि वो इस इक़दाम को कैसे देखते हैं और क्या इस तरह टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो सकेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एहतशामुल हक साहब से। एहतशामुल हक साहब, बताइएगा कि किस तरह से नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाया जाए। देखिए अफशीन, 75 सालों में तो हम देख रहे हैं कि कोई कामयाबी नहीं हुई इस हवाले से। वही हमने देखा है कि इनकम टैक्स है और सेल टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सेल टैक्स की सूरत में लोगों को देना पड़ रहा है। इनकम टैक्स आप देख लें कितने लोग हैं, टोटल मिला लिया जाए वो कहा जाता है कि 11 लाख से ज़्यादा नहीं है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी है, 7 लाख वो भी शामिल हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग शामिल हैं। तो ये लोग टैक्स देते हैं, बाकी लोग तो नहीं देते टैक्स, ये और देते हैं तो बड़ा थोड़ा देते हैं। अब यही कहा जा रहा है कि IMF का दबाव है, हर आदमी कहता है कि जी जब तक सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टैक्स नहीं देंगे, ख़ास तौर पे छोटे बड़े ताजर, और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी एक बड़ी प्लानिंग के साथ, मेहनत के साथ FBR ने एक प्लान बनाया है और उसमें उन्होंने ये आइडेंटिफाई किए हैं कि तकरीबन 45 लाख रिटेलर, छोटे रिटेलर हैं जो अच्छी खासी जो है ना उनकी इनकम होती है, लेकिन उसमें बदकिस्मती देख लें अभी तक वो कहा जा रहा है स्कीम ये 15 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जो हुकूमत ने कहा है कि जी आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं, तो कहा जा रहा है कि अभी भी 100 लोगों से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि फिर वो सख्ती करे, और सख्ती का पहला मरला यही है कि जी उनकी सिम ब्लॉक की जाएँ, और जब हीट पहुंचेगी तो शायद वो सोचेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं ना जुगाड़, ये इसके बाद कोई और रास्ता निकाल लेंगे, फिर और प्रेशर ग्रुप बन के आ जाएगा। अभी आप देख लें छोटे ताजर आपके कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जब भी टैक्स लगाने की बात होती है फ़ौरन हड़ताल हो जाती है, शटर डाउन हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, मजबूर होकर लोग जो है ना वो फिर दोबारा से इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं हुकूमतें।
तो सवाल यह है कि कोई निज़ाम तो बने ना। अब सारी दुनिया पाकिस्तान के बारे में कहती है कि जी आप अपना कोई जब तक निज़ाम नहीं बनाएंगे और आप छोटे बड़े सबसे आप टैक्स नहीं लेंगे, आपका मुल्क नहीं चलेगा। तो अब इस सूरत हाल में जो एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लाख इख्तलाफात के इस्टेब्लिशमेंट ने SIFC को खड़ा किया, ये सारी की सारी तजावीज़ वहाँ से आ रही हैं और वही जिसको कहना चाहिए हर तरफ जाके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कितनी मजबूती के साथ FBR खड़ा होगा और ये काम हो सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो क्लीनअप ऑपरेशन जो FBR में शुरू हो गया ना, ये अफीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहा जा रहा है 25 से 30 लोग जो 18 से ग्रेड 22 के लोग हैं, जो आते ही करप्शन के लिए माजर के साथ मुबैना, उनको कहा गया कि जी आप घर बैठ जाएं, आपको तनख्वाह दी जाएगी, आपने ऑफिस नहीं आना। उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ये पहली दफ़ा FBR में कामयाबी हो रही है, वरना तो हर तरफ से जब कोई नया बंदा लगा दें वो नाकाम बनाने के लिए लोग बैठे होते हैं। अब क्या होगा कि वो जो प्लान किया हुकूमत ने कि जी प्राइवेट सेक्टर से लोगों को लाया जाएगा, जो लोग टेक्निकल चीज़ों को जानते होंगे उन्हें 5 लाख से 20 लाख तनख्वाह दी जाएगी, उन्हें कहा जाएगा ये काम करें। तो ये एक उम्मीद तो है भाई देवे, हमारे यहाँ तो इस मुल्क का बड़ा दुख है कि उम्मीद ही खत्म हो गई यहाँ पे जी। तो टैक्स कलेक्शन का कोई निज़ाम वज़ा करना चाहिए जी। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब आप बताइए। देखिए मेरे ख्याल में जैसे कि शाह साहब ने कहा कि टैक्स पेयर इस मुल्क के अंदर गिने चुने हैं, लेकिन टैक्टफुली टैक्स को इवेड करता है। मेरे ख्याल छोटे रिटेलर को मजीद तंग करना शायद वो एक ज्यादा जो है वो रिएक्शन उसके अंदर आएगा। उसकी वजह ये है कि आप देखें अगर बड़े बड़े जितने आपके मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उसमें कितना इफेक्टिवली टैक्स को इवेड किया जाता है और बड़ा टेक्निकली प्ले अप किया जाता है, जिसके अंदर FBR के लोग शामिल है और उनकी मर्जी। बल्कि आप हैरान होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके फाइलर्स और उनके जो एक्सपर्ट्स और एडवाइजर्स जो होते हैं वो भी FBR के अंदर ही बैठे हुए हैं। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, आप टैक्स के मैकेनिज्म को एक्सपेंड कैसे करेंगे? पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त बोरियों के हिसाब से डॉलर्स का कारोबार होता है। आपके जो स्टेट एंड प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो अरबों में हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी चैनलाइजेशन नहीं है कि जिसके ऊपर टैक्स दिया जाए। हाल ही में आप ये कि एक बहुत बड़ी 2-4 जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अरबों रुपए शिफ्ट किए, जिसमें नाम भी लिया जाए तो बुरा नहीं होगा, लेकिन शायद मेरे ख्याल में नाम ना लिया जाए। वो तकरीबन अरबों रुपए, 50 अरब रुपए एक सोसाइटी ने, कम से कम 100 अरब रुपए के करीब दूसरे, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों और सेटल्ड इलाकों से ये पैसा उठाया गया और दुबई के बैंक्स में जमा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि इस तमाम कारोबार के ऊपर कौन सा टैक्स है? दूसरा, आप इस वक्त कह रहे हैं कि अगर आप एंड यूजर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, रिटेलर्स को मजीद जोर देंगे तो वो टैक्स किससे वसूल करेंगे और वो टैक्स जमा कहाँ होगा? दूसरा, आप जब भी कहीं जाते हैं, आप सेल परचेज करते हैं तो आपके अंदर आपके रसीद के ऊपर, इवन खाने पीने के ऊपर GST 17-18%, तो क्या आपको वो GST की डिपॉजिट स्लिप मिलती है? कभी भी नहीं मिलती। लेकिन टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स वो बंदा जरूर दे रहा है कि जो हुकूमत के साथ कारोबार कर रहा है, हुकूमत के साथ नौकरी कर रहा है, या वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर उस सिस्टम के अंदर आता है। अब आपके पास 11 लाख के ऊपर पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, जिसमें कम से कम ऐसे लोग होंगे कम से कम 7-8 करोड़ जो कि कारोबार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, नौकरियां भी करते हैं, और ज्यादातर कारोबार जो है वो या तो हुंडी के थ्रू हो रहा है या पर्सनल लेन देन पे हो रहा है। खासतौर पर जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े कारोबार है वो आपके पर्सनल गिव एंड टेक के ऊपर हो रहे हैं, पर्सनल गारंटीज के ऊपर हो रहे हैं, जिसमें बैंक तक इन्वॉल्व नहीं होता। तो देखिए आपने बहुत सारी चीजों को ठीक इसके अलावा जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको भी तो टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही थी, उस पर कहाँ तक अमल दरामद हुआ? जी शहजादा जुल्फिकार साहब। बिल्कुल, जो FBR का सिस्टम है, FBR का जो सिस्टम है, FBR में ख़राबी का आगाज़ कर दिया गया उसको ख़त्म करने के लिए, और अगर कंसिस्टेंसी इसमें हो तो बहुत हद तक इसके रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं। ये एक आम पाकिस्तानी के जहन में एक सवाल है कि मैं टैक्स दूं तो किस लिए दूं? मैं टैक्स दूं ये अमीरों को और इनकी शाखर्चियों के लिए, हुक्मरानों की शाखर्चियों के लिए? ये उसका एक सवाल है, उसको उसका सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि टैक्स मैं अगर दे रहा हूँ, ये टैक्स रिटर्न होके वापस मेरे लिए सहूलियात, मेरे बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स पर होंगे और मेरे बच्चों की तालीम पे होगी, ये उसको वो है। अगर टैक्स खा जाया, ये उसका सवाल है कि खा जाते हैं सारा कुछ और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। स्कॉट एक वज़ीर के साथ जो है वो 6-6, 8-8, 10-10 गाड़ियाँ आगे पीछे मूव कर रही होती हैं, और वज़ीर आला साहब जा रहे हैं तो 40 गाड़ियों में जा रहे होते हैं और उनके साथ स्कॉट, और ये एक बड़ा गैप है। इस चीज़ को ज़रा सही करना पड़ेगा। अगर टैक्स के FBR के निज़ाम को बेहतर बनाना है
जिस तरीके से आगाज़ कर दिया गया है, बड़े लोगों को हाथ डाला है। पहले तो हमेशा 17 ग्रेड और 18 ग्रेड वालों को हाथ डालता था, लेकिन अभी जो है 21 और 22 के लोगों को अगर आपने ऑफिसर्स को हाथ डाला है और उसको नीचे ले जाकर आप उसका कोई रिज़ल्ट उसका आए तो मेरे ख्याल में वो बेहतर है। बाकी ये जो रिटेलर है, ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि रिटेलर जो हैं वो खुद जो हैं अगर करोड़ों नहीं कमाते हैं तो लाखों में कमाते हैं, महीने में लाखों में कमाते हैं, और अगर वो पर मंथ 1000 रुपये टैक्स दे दें कोई वो नहीं है, ये आगाज़ है। और लोगों में उनमें भी एक खौफ है कि अगर एक दफ़ा आपने टैक्स दे दिया, एक दफ़ा टैक्स का जो नेट है उस पर आ गए, फिर गवर्नमेंट जो है कभी नहीं छोड़ेगी, फिर वो बढ़ाती रहेगी और फिर आपको ज़्यादा टैक्स दे। तो ये इसको ज़रा थोड़ा सा स्ट्रीम लाइन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसको स्ट्रीम लाइन करने की ज़रूरत है। नज़ीर लगारी साहब, टैक्स पेयर पूछता है कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा? बात यह है कि हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं होती है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है। आप मुख्तलिफ मद्दात में लोगों के ऊपर ये जो आप बिल देते हैं, टेलीफोन का, बिजली का और गैस का और मुख्तलिफ और दीगर जो बिल देते हैं, उनके अंदर आप टैक्सेस अगर निकाल दें तो असल बिल तो बहुत कम जाकर बचेगा। इसी तरह से जब आप कुछ चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो उसमें और इतने टैक्स लगे हुए हैं कि अगर वो टैक्स निकाल दें तो पता चलेगा कि चीज़ तो बहुत सस्ती मिल रही है। आप जब पेट्रोल लेने जाते हैं और डीजल लेने जाते हैं या मिट्टी का तेल लेने जाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स अगर निकाल कर बताएं तो फिर पता चलेगा कि टैक्स तो हर आदमी दे रहा है। एक तो यह है कि टैक्स सिस्टम को ठीक करना जो है, जिसके बारे में मेरे सीनियर तमाम दोस्तों ने कहा है, अगर टैक्सेशन का निज़ाम ठीक होता है तो मुल्क बेहतर रास्ते पर चल सकता है। और जो रह गए हैं सेगमेंट्स जो नहीं देते हैं, ये एग्रीकल्चर की बात नहीं की गई है, लेकिन एग्रीकल्चर में ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में नुकसान दिखाते हैं, कमाने के बाद वो टैक्स नहीं देते हैं और उसकी अपनी आमदनी को किसी और जगह पर जाकर उसको लगा देते हैं। एक बाकायदा एक मुतवाज़ी सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, एक मालियाती एक मुतवाज़िल निज़ाम मौजूद है, एक ब्लैक मार्केट और एक वाइट मार्केट मौजूद है आपके पास। आपके पास जो कल भी हम ये बात कर रहे थे और हमारे जनाब शाम साहब भी कह रहे थे कि जनाब जो ब्लैक मार्केट है वो तो उससे बड़ी है जो रेगुलर आपके पास जो आपके नेट में है, उससे बड़ी मार्केट मौजूद है। और फिर ये कि क्या पाकिस्तान के अंदर जहाँ आबादी आप बताते हैं 24 करोड़ है, तो अगर हम 100 आदमियों पर एक दुकान भी रख लें तो आपका ख्याल है कि 25 लाख दुकानें होंगी, 24 लाख दुकानें होंगी? या चले भी मॉल्स हैं, दुकानें हैं, बड़े बड़ा बिजनेसेस और भी हैं, तो क्या इनको टैक्स नेट में होना चाहिए? एग्रीकल्चर में जो ज़िम्मेदार हैं, जो आप कहें जी 25 एकड़ से ऊपर के ज़िम्मेदार हैं, उनके ऊपर एक कोई चीज़ होनी चाहिए ना। टैक्सेशन तो अगर होगी तो ही आप मुल्क चलाएंगे। और फिर ये बिल्कुल ठीक कहा है शहजाद जुल्फ़िकार साहब ने, आप सारे कमा कर इनको दें और ये लगाएं जनाब ये शाह खर्चियों में चल रहे हैं। और भाई नॉन डेवलपमेंट बहुत सा बजट जो चला जाता है उसमें है क्या? मैं अब भी नहीं समझ पाता हूँ कि पाकिस्तान में जब वफाकी इकाइयाँ जो हैं वो जितना सारा मजमूई उनका बजट होता है उससे दुगना बजट आपके फेडरेशन का होता है। जब कोई फेडरेशन ने डिलीवर कुछ नहीं करना है, ना तो उसने तालीम पर लगाना है, ना सोशल सर्विसेज पर लगाना है, ना उसने हेल्थ पर लगाना है, ठीक है, ना वो अस्पताल चलाने हैं, ना उनने तालीमी इदारे, यानी फेडरल गवर्नमेंट के कौन से तालीमी इदारे हैं? पूरे कराची में देख लें आप कितने मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका पॉइंट आ गया, टैक्सेशन सही सख्त में होना चाहिए। नाजरीन है बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों की कुर्बानी और उनके हुकूक को उजागर करने के लिए यौम मजदूर मनाया जा रहा है, लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान में मेहनत कश बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम है। जिस मुआशरे में मजदूर को उसकी उजरत पसीना क्या खून खुश्क होने के बाद भी एहसान जता कर दी जाए, वहाँ 1 या 1000 दिन भी मजदूरों के नाम से मंसूब कर दें तब भी उनके हालात नहीं बदल सकते। पाकिस्तान में ज़्यादातर मजदूर गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं और उन्हें अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये माहाना करने का ऐलान किया था, लेकिन कई इदारों में इस पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मेहनत कश हमारे मुल्क का सरमाया है। आइंदा बजट में मजदूरों की कम अज़ कम तनख्वाह में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि मजदूरों को उनके जायज़ हुकूक कैसे मिल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी ज़ाहिर शाह शराजी साहब से। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, बताइए कि मज़दूरों की इस
तकलीफ़ को कैसे हम समझ सकते हैं और किस तरह से इसका अजाला किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर एक तबकाती निज़ाम है जिसके अंदर अशराफिया और कुछ तबकात, इनके हाथ में दौलत है और वो शायद 15 से 20% होंगे, मैं कहता हूँ इससे भी कम होंगे। बाकी जो 80% लोग वो हैं जो बेचारे काम करते हैं, मजदूर हैं, जो कि जो है वो पैसा कमाने के लिए एफर्ट करते हैं, और इन तमाम जो आला तबकाती लोग हैं इनकी नौकरियां करते हैं। अब निज़ाम बनाने वाले कौन है? अगर आप असम्बलियों के अंदर देखें, आप जो है वो अपने मुल्क के पार्लिमान के अंदर देखें, तो ये वही लोग हैं जो कि हाकिम हैं, चाहे वो खान की शक्ल में है, जागीरदार की शक्ल में है, नवाब की शक्ल में है, वो वजीरज़ादा है, कोई हाकिमज़ादा है, कोई कौन है। तो आया ये लोग ये चाहेंगे कि वो अपने गुलामों के लिए कोई बेहतर जो है वो उजरत का बंदोबस्त करें? अगर अच्छी तनख्वाह और अच्छी उजरत, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, तालीम और सब चीज़ें अगर तमाम 80% लोगों को जो है मिलना शुरू हो जाए, तो कैसे हम समझ सकते हैं कि फिर इन लोगों की गुलामी कौन करेगा? देखिए, इस मुल्क के अंदर जब तक आपका तबकाती निज़ाम ख़त्म नहीं होता, पैसे की सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती, करप्शन के ऊपर जो है वो आपका चेक नहीं होता, तो ये निज़ाम चलता रहेगा। जो पैसे वाला है उसके बाद पैसा मजीद होगा, जो गरीब है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जाएगा। अभी भी हम देखें, हमारी तकरीबन जो अपर मिडिल क्लास है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। लोग करोड़ों की तादाद में मजीद लोग इस महंगाई की वजह से गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। अब 32,000 रुपए आपके ख्याल से अगर किसी मजदूर को मिलता है तो उसमें घर कैसे खरीदेगा, खाना कैसे खाएगा, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भिजवाएगा, वो अपनी बीमारी का इलाज कैसे कराएगा? ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। आप देखें, आपके मुल्क में सोने की कीमत के हिसाब से अगर किसी की तनख्वाह मुकर्रर की जाती, तो आज आप देख लें, सोने का रेट जब 5,000 था या 2,000 था या 10,000 था, उस वक्त मजदूर की तनख्वाह कितनी थी? अब सोने का रेट जो आपके 2-2.5 लाख रुपए फी तोला हो गया। तो आप उस हिसाब से क्या आपके मुल्क के अंदर निज़ाम के अंदर आपने जो गरीब है या जो मजदूर कार तबका है, आपको उसके मुताबिक आपने उजरत बढ़ाई? कभी भी नहीं बढ़ाई। दूसरा देखिए, स्टेट का काम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट के ज़िम्मे है, तालीम देना, लोगों को जो है वो सहूलियात मैसर करना, हेल्थ की फैसिलिटी देना। बेशक अगर हम कहें एक लिहाज से ये चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो प्रॉपरली फंक्शन हो सकी हैं। तो हमने अपने इस तमाम सिस्टम के अंदर एक ओवरहालिंग करनी होगी, तो तब हम जाके कह सकते हैं कि मजदूर जो है उसकी उजरत भी मिलेगी और उसको जो है वो इस मुल्क के अंदर तो प्रॉपर जिंदगी। आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल, तबकाती कशमकश और गुलामी के कल्चर को किस तरह दूर किया जाए। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, देखिए, मज़दूर की हम बात करते हैं या कोई भी हम दिन मनाते हैं, आज मज़दूर की हम अगर दिन मना रहे हैं, दिन मनाने का मकसद क्या है? हम ज़रा देखें कि इसकी क्या सिर्फ ये कि एक सेमिनार कर लिया, वॉक कर लिया। मज़दूरों की हालत क्या है? हमने मज़दूरों के लिए किया क्या? 36,000 रुपये गालिबन जो वेजेस हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत मुकर्रर करती है। क्या 36,000 हमारे मीडिया में कैमरामैनों की वो है, जर्नलिस्ट जो हैं, रिपोर्टर, उनकी तादाद है, उनकी तनख्वाह है? कतन नहीं। जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपका भी पॉइंट आ गया, क्योंकि जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब। जी बस मैं यही कह रहा था कि अब ये हो ही नहीं सकता मुल्की। लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि जब तक मुल्की हालात ठीक नहीं होते, मजदूर क्या, या तो जो बेचारा रोल रहा है मजदूर, और जिस तरह इन्होंने बताया मिडिल क्लास जो है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, और तो मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जी ठीक है, जब तक मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होते, मजदूरों के भी हालात कुछ सही नहीं हो सकते। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि आज यौम मज़दूर पर मज़दूरों के उनके जायज़ हुकूक कैसे मिल सकते हैं। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। नज़ीर लकारी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि नज़ीर साहब, तबकाती कशमकश और ग़ुलामी के कल्चर को किस तरह से दूर किया जा सकता है? उसको सियासत दूर करती है। हमने सियासी तारीख को ख़त्म किया है, डीपोलिटिसाइज किया सोसाइटी को। जो सियासत करते थे उनको रुसवा किया, बदनाम किया, जेलों में डाला, उनके खिलाफ स्कैंडल बनाया, उनको वो किया। और सियासत के अंदर हमने करप्शन को राइज किया, करप्शन को सिक्का राइज और वक्त बना दिया गया है।
जो जितना बड़ा करप्शन करने वाला होगा वो उतना बड़ा सियासतदान बनता जाएगा, और जो ईमानदार सियासी कारकुन था हमने उसके लिए स्पेस कम की, ख़त्म की, कम नहीं की, ख़त्म कर ली। इसी तरह से आपकी लेबर मूवमेंट कहाँ है पाकिस्तान में, कितना है ट्रेड यूनियन, किस पूरे मुल्क में अब कहाँ ट्रेड यूनियन रह गई है। एक ज़माने में जो है ट्रेड यूनियन बैठती थी, लोगों के साथ डायलॉग करती थी, अब तो पॉलिटिकल पार्टियां भी पॉकेट यूनियन बन गई हैं, और जो यूनियन है वो भी पॉकेट यूनियन बन गए हैं, वो काम नहीं करती हैं, लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक ज़माना था, यानी इवन जनरल ज़िया के दौर में ये हुआ है कि एक अखबार ने अपने 4 मुलाजमीन को निकाला तो लेबर कोड में गया, लेबर कोड ने उन्हें फ़ौरन बहाल कर दिया, और यानी कि और अखबार वो इतना जनरल ज़िया की बिल्कुल समझता था कि वो उसका गाइडलाइन वही अखबार देता था, और समझता था कि जनरल ज़िया उसी अखबार के सहारे अपनी हुकूमत चला रहे। लेकिन जनरल ज़िया की हुकूमत लेबर कोड के और जो बिल्कुल सिविल जज के बराबर होता है उसको इस फैसले से नहीं रोक सके कि उन्होंने सारे मजदूरों को वो अपना सहाफ़ियों को बहाल किया और कहा कि नहीं ये जो है अपना इनको हटाया नहीं जा सकता है और कानून में ऐसा गुंजाइश नहीं है। अब कहाँ है वो कानून, लेबर कवानीन कहाँ है, लेबर पॉलिसी कहाँ है, उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। हमारे यहाँ मजदूर जो है मेहनत कश जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, सिरे से नहीं है। जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, जब उसका कोई काम ही नहीं होगा, जब वो मैं चीन गया हूँ, चीन में जो लेबर यूनियन का ओहदेदार है वो हमें तमाम मीटिंग्स में हमने मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों के साथ मुलाकात की है, बिजली पैदा करने वाले, मीडिया के और सनती इलाकों के बहुत से इदारों में हम गए, और वहाँ पर हमें लेबर यूनियन के सदर और सेक्रेटरी हर मीटिंग के अंदर मिले और वो बिल्कुल अपनी बात रख रहे थे और कहते कि जनाब इसमें हम इनके साथ बाकायदा नेगोशिएट करते हैं और हम इस्तेहसाल नहीं होने देते हैं। वहाँ पर इस तरह की सूरत आ है। हमारे यहाँ तो ट्रेड यूनियन का सफाया हो गया है, हमारे यहाँ तो कोई चीज़ हो ही नहीं रही है ना इस तरह से, और वो जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है और जो लोग हैं वो रुल रहे हैं। गुर्बत बढ़ती चली जा रही है और लोग रुल रहे हैं। एहतशाम साहब, लेबर पॉलिसी और लेबर कवानीन को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, अब यही बार बार बात होती है कि जी हमारे यहाँ तबकाती तकसीम है और ये कब तक तकसीम रहेगी और इसका क्या होगा। देखिए, अब तक तो तकसीम से कुछ नहीं हुआ। उस वक्त से डरना चाहिए कि जब ये तबकाती तकसीम जो है ना कोई जंग की सूरत में नज़र आएगी। जिस तरह आपने देखा रूस का इनकलाब आया, उसके बाद क्या हुआ, बाकी जगहों पर देखें क्या हुआ। अब सूरत हाल इस वक्त यह है कि अभी बात हो रही थी कि जी हमारी अशराफिया क्यों टैक्स दें। अब देखें, IMF का फिगर है, बार बार बात आती है कि $17 बिलियन अशराफिया हमारा खा जाता है, उनको मराद दी जाती हैं। भाई मजदूर का तो सिर्फ नाम रह गया कि जी 32,000 तनख्वाह देनी, वो भी इम्प्लीमेंट करके आप नहीं पूरी कर सकते। अब जिस अंदाज से आबादी इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई लोगों की ख़त्म हो गया, पढ़ना लिखना इसलिए भी मुश्किल नहीं रहा। महंगाई की वजह से लोग बच्चों को उठा रहे हैं, स्कूलों से पढ़ाया नहीं जा रहा और उनको लगाया जा रहा है कि जी आप काम सीखें। अब होना तो चाहिए कि हुकूमत यहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर पैदा करे ताकि कारखाने लगे, वहाँ जॉब मिले। ये बेचारे मजदूर बना के जी चलें आप जाएं, ये सामान उठाएं, ये करें, और वो भी उनको नहीं हो रहा है। या घरों में काम करें, दुकानों में काम करें, आपने पढ़ाई नहीं की। तो मेरा ख्याल है लम्हा फ़िक्रिया हुकूमत के लिए सोचना चाहिए, सिवाय नारेबाजी के कि जी दिन बना लेना, ये करना। अब सूरत हाल इस वक्त ये हो गई है कि लोग बेचारे बहुत तंग हैं और लोगों को अब कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि वो वक्त आएगा कि गाड़ी वाले के पीछे जाएंगे, लोग छीनेंगे, उसको मारेंगे भी। इस तरह लोगों के घरों पे भी ये सब कुछ होगा। अब बात यह है कि लोगों को हमारी अशराफिया जो कहा जाता है ना, अभी ज़ाहिर शाह बात कर रहे थे, ये 2% है, 2% है टोटल जो मौज कर रही है, और आप देख लें 24 करोड़ आवाम जो है ना पिस रहे हैं। अब ये कब तक चलेगा? कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसे ही चलेगा। मेरा अपना ख्याल है कि ये जिस अंदाज से इतनी मुश्किल पेश आ रही है तो वो वक्त आएगा कि तंग आमद भजंग आमद लोग सड़कों पे निकलेंगे। इससे पहले कुछ हो तो मेरा ख्याल हमारी सियासी जमातें, हमारे जितने बड़े बड़े अदारे हैं, उनको सोचना होगा कि हम अपने लिए तो कुछ कर रहे हैं, आम आदमी के लिए क्या करना। अभी जो बात हो रही थी कि जी हमारी मिडिल क्लास, कितनी अफसोस की बात है कि मिडिल क्लास आप और हम भी लोग हैं, हमें भी हीट पहुँचती है। एक दफ़ा जाते हैं कुछ लेने के लिए तो पता चलता है कि जी जितने पैसे हैं ख़त्म हो गए और जो चीज़ें लानी थी वो भी नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कोरोना के बाद पूरी दुनिया में हालात ख़राब हुए, महंगाई हुई, लेकिन लोगों ने इसको तरीके से काबू पा लिया। हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं इवॉल्व हो रहा। ये तो बात ही छोड़ दें कि जी आप मजदूरों के लिए कुछ करेंगे। जो तबकात इस वक्त बिजली पानी गैस देने के लिए मुश्किल हो रहे हैं, लोगों को बिजली और गैस के बिल देने के लिए अपने असासे बेचने पड़ते हैं। तो सूरत हाल बहुत खौफनाक है, बड़ी संगीन है। इसका नोटिस लेना चाहिए सबको, इसका नोटिस लेना चाहिए सबको। हमारी अशराफिया घरों में मजदूर डे बना रही है और मजदूर गर्मी में ना बहा रहा है। कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दी जानी चाहिए,
लेकिन इस पर हम कितना अमल कर रहे हैं ये तो हम सब जानते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे पैनलिस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।